नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 261 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज? कौन सा भारतीय कार्यक्रम संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य रखता है? जेएसवाई, आरबीएसके, एनपीसीडीसीएस, एनवीबीडीसीपी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जेएसवाई या जननी सुरक्षा योजना। JSY provides cash assistance to pregnant women for delivering in health facilities to reduce maternal and infant mortality. जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव कराने के लिए वित्तीय सहायता देती है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the incubation period of measles? खसरे का incubation period कितना होता है? 1 to 3 days, 7 to 10 days, 10 to 14 days, 21 to 28 days। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 to 14 days। इसका सही आंसर है, लेकिन जब यह ऑप्शन ना दिया गया हो तो एक ऑप्शन आप और लिख सकते हैं, 7 से 14 दिन। तो यहाँ पर इस चूंकि ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोगों का आंसर 10 से 14 दिन सही हो जाएगा। Measles has an incubation period of 10 to 14 days before symptoms like fever and rash appear। खसरे के जो लक्षण होते हैं, बुखार और शरीर पर दाने दिखने से पहले 10 से 14 दिन का बीच का पीरियड होता है, और जब ये दाने दिखने लगते हैं मीन्स आपके शरीर में जब बैक्टीरिया या वायरस के प्रकोप के कारण, इन्फेक्शन के कारण जो बीमारी पैदा होती है, उस समय को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय द ओपीवी अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम? पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत ओपीवी किस बीमारी से बचाव करता है? ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पोलियोमाइलाइटिस। OPV protects against polio virus which causes poliomyelitis। तो यहाँ पर जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है और यह पोलियो से बचाव करती है। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब सेंटर्स आर लिंक्ड टू वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एज पर इंडियन नॉर्म्स? भारतीय मानकों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कितने उपकेंद्र जुड़े होते हैं? 2 to 3, 4 to 6, 8 to 10, 12 to 15। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 4 to 6। एक पीएससी से इतने उपकेंद्र जुड़े होते हैं। Each PSC supervises 4 to 6 sub-centers and covers a population of 30,000 rural। एक पीएससी से 4 से 6 सब सेंटर्स जुड़े होते हैं, और जो पीएससी होता है 30,000 की जनसंख्या को कवर करता है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह देख रहे होंगे, वर्तमान में ये आंकड़े बहुत बढ़ चुके हैं क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर? कौन सा रोग दूषित पानी से नहीं फैलता है? कॉलरा, टाइफाइड, डेंगू, हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पर कॉलरा भी फैलता है कंटामिनेटेड वाटर से, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। यह बीमारी जो डेंगू की होती है, यह मच्छर के काटने से होती है, एडिज इजिप्टाई। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंगू स्प्रेड्स थ्रू एडिज मॉस्किटो बाइट्स नॉट वाटर। डेंगू एडिज मच्छर के काटने से फैलता है, पानी से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कवर्ड अंडर एनवीबीडीसीपी? इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो एनवीबीडीसीपी से के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? मलेरिया,
डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, कालाजार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस। एनबीबीटीसी में भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें 6 बीमारियों को शामिल किया गया है और ये बीमारियां, इनमें से जो 3 यहाँ पर दी गई हैं, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये अन्य बीमारियां हैं जो कि शामिल भी हैं, लेकिन टीबी इसमें शामिल नहीं है। टीबी के एलिमिनेशन के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, एनटीईपी, और इसके अंतर्गत 2025 तक लक्ष्य रखा गया है भारत से को टीबी मुक्त बनाने के लिए। टीबी इज कवर्ड अंडर आरएनटीसीपी, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नॉट एनबीबीडीसीपी। और अब इस समय 2020 में भारत सरकार ने इस आरएनटीसीपी का नाम बदल करके क्या रख दिया था, एनटीईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीडीएस? आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रन, टू कंट्रोल मलेरिया, टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन, टू प्रोवाइड फ्री मेडिसिन। तो यहाँ पर जो आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है, यह होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसलिए ये गर्भवती महिलाओं व बच्चों को पोषण देने से संबंधित कार्यक्रम है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ICDS focuses on child development, immunization and maternal health through आंगनवाड़ी सेंटर्स। ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों का विकास, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया? निम्नलिखित में से कौन सा सीजोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण है? hallucination, delusion, social withdrawal, disorganized speech। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोशल विड्रॉल। यह सीजोफ्रेनिया का निगेटिव लक्षण होता है। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ इन सीजोफ्रेनिया इंक्लूड लैक ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूस्ड स्पीच एंड सोशल विड्रॉल। सीजोफ्रेनिया में नकारात्मक लक्षणों में प्रेरणा की कमी, व्यक्ति मोटिवेट महसूस नहीं करता है, उसमें मोटिवेशन की कमी होती है, कम बातचीत करता है और सामाजिक दूरी भी बनाए रखता है, किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। यह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, फैसिलिटेटिंग चाइल्ड बर्थ। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। और यह मिल्क इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करता है, जिससे प्रसव सुगम होता है। यह स्तनपान के दौरान मिल्क इजेक्शन के लिए भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इन चिल्ड्रन इज? बच्चों में सबसे आम जन्मजात हृदय दोष कौन सा है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, tetralogy of Fallot, coarctation of the aorta। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यह बच्चों में सबसे आम जन्मजात हृदय दोष है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सबसे आम जन्मजात हृदय दोष है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर होते हैं एट्रियम और नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स। ये राइट साइड हो गई है और ये लेफ्ट साइड होती है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, यह हृदय से पूरे ब्लड को पंप करने का काम हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर राइट साइड में क्या होता है, ये राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और पूरा जो लेफ्ट साइड है इसमें प्योर ब्लड होता है। लेकिन इस प्रकार के डिफेक्ट में जैसे कि बताया गया है,
वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब हो जाएगा कि जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो बीच की दीवार होती है, जो इनके बीच में जो इसको अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, उसमें क्या हो जाता है, एक छिद्र हो जाता है, जिसके कारण जो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्स हो जाएगा। अब इस प्रकार से जब मिक्स हो जाएगा तो कई प्रकार की आप भी समझ सकते हैं कि समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। Ventricular septal defect is the most common congenital heart defect characterized by an opening between the heart's ventricles. VSD सबसे आम जन्मजात हृदय दोष है जिसमें हृदय की वेंट्रिकल्स के बीच में एक छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज अ पेशेंट विद हाई रिस्क ऑफ फॉल्स? गिरने के उच्च जोखिम वाले रोगी का सबसे अच्छा प्रबंधन क्या है? रेस्ट्रेनिंग द पेशेंट, keeping the bed in the lowest position, providing pain medication, allowing the patient to move freely. Correct answer is option B. Keeping the bed in the lowest position. बिस्तर को सबसे निचली स्थिति में रखना, यह सबसे अच्छा मैनेजमेंट होता है उन पेशेंट के लिए जो हाई रिस्क ऑफ फॉल्स वाले होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। Lowering the bed and ensuring call bells are within reach reduces the risk of falls in high-risk patient. बिस्तर को कम ऊंचाई पर रखना और रोगी के पास कॉल बेल उपलब्ध कराना गिरने के जोखिम को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन इंडिया? भारत में कुष्ठ रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? NBBDCP, NLEP, NPCDCS, IDSP। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, NLEP, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, और यह भारत में जो लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए चलाया गया है। और इसके अंतर्गत 1983 से भारत में क्या है कि MDT ड्रग प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 3 दवाएं दी जाती हैं, क्लोफाजिमीन और डेप्सोन और रिफाम्सिन, ये 3 दवाएं इसमें दी जाती हैं। NLEP aims to eliminate leprosy through early detection and free MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। NLEP बीमारी की जल्द पहचान और मुफ्त MDT के माध्यम से कुष्ठ रोग को खत्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन? मलेरिया फैलाने वाला प्राथमिक वेक्टर कौन सा है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनाफ्लीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो एंड सैंड फ्लाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एनाफ्लीज मॉस्किटो। और जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर होता है, यह मलेरिया फैलाने वाला वेक्टर होता है। और मलेरिया को भी भारत सरकार ने NVBDCP कार्यक्रम में शामिल किया है, मींस नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें 6 बीमारियां शामिल हैं। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स कॉजिंग मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को फैलाते हैं जिससे मलेरिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेबीज इज कंट्रोल्ड इन इंडिया अंडर विच प्रोग्राम? भारत में रेबीज को किस कार्यक्रम के तहत नियंत्रित किया जाता है? NPCP, NPRE, NBBDCP, NACP। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, NAPRE मींस नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत यहां पर यह मरीज रेबीज को नियंत्रित किया गया है। NAPRE नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन फोकसेस ऑन डॉग वैक्सीनेशन, पेप एंड पब्लिक अवेयरनेस। पेप मीन्स होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मीन्स इसमें जो प्रोग्राम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज, तो इसमें कुत्तों का टीकाकरण कराना, और यदि कुत्ता काट लेता है किसी भी व्यक्ति को तो काटने पर उसका इलाज कराना, और जिस व्यक्ति को काटा है उसका भी टीकाकरण कराना और जागरूकता फैलाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन इमरजेंसीज? आपातकाल में पीने के पानी को कीटाणु शोधन के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टैबलेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर यदि पानी अशुद्ध है या कंटामिनेटेड है या डिसइंफेक्ट है या इन्फेक्शन युक्त है तो उसको तुरंत शोधित करने के लिए आपातकाल में इमरजेंसी में यह सभी विधियां उपयोग की जाती हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो, क्लोरीन टैबलेट हो या पोटेशियम परमैंगनेट, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑल दीज केमिकल्स आर यूज्ड फॉर इमरजेंसी वाटर प्यूरिफिकेशन। ये सभी रसायन आपातकाल में पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vaccine is given under the Universal Immunization Program UIP to prevent tuberculosis? UIP के अंतर्गत टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बीसीजी को यूआईपी प्रोग्राम के तहत टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है और बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेटे गुएरिन और देने का तरीका होता है इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल दिया जाता है 15 अंश के कोण पर। तो ये सब बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बच्चे में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहले जो वैक्सीनेशन होता है, जिस वैक्सीन से इस संसार में स्वागत होता है, तो वह बीसीजी ही होती है। तो ये भी आपके लिए जो और अतिरिक्त जानकारियां हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। BCG is given at birth to protect against severe forms of TB. BCG का टीका जन्म के समय लगाया जाता है जो टीबी के गंभीर रूपों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट कालाजार विसरल लीशमानियासिस बाय विच ईयर? भारत ने कालाजार को किस साल तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2023, 2025, 2027 एंड 2030। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2023, यानी कि 2023 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम अपने देश से कालाजार को समाप्त करेंगे। लेकिन वर्तमान में यह जो लक्ष्य है एक्सटेंडेड कर दिया गया है 2026 तक के लिए, और जो WHO का लक्ष्य है यह 2030 है। तो एक बात और आपको जाननी चाहिए कि कालाजार भी भारत सरकार ने नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम मींस NVBDCP कार्यक्रम के अंतर्गत रखा है। और ये जो बीमारी होती है सेंट फ्लाई के काटने से होती है और ज्यादातर इसके केस जहां नमी वाले एरिया है वहां पर पाए जाते हैं। इंडिया मिस्ड दी 2023 डेडलाइन बट कंटिन्यूज एफर्ट अंडर NVBDCP। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच नेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स इन इंडिया? भारत में HIV एड्स के लिए मुफ्त इलाज कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदान करता है? NACP, NPCDCS, RNTCP, NLEP। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए NACP। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारत में HIV मरीजों के लिए फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उपलब्ध कराता है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द करेंट नेम ऑफ इंडियाज रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम? भारत के संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का वर्तमान नाम क्या है? NTEP, PMTVY, टीबी फ्री इंडिया मिशन, स्टॉप टीबी इनिशिएटिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। यह भारत सरकार ने 2020 में नाम रखा था, किसका? RNTCP का नाम बदल करके रखा गया था और इसके अनुसार 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए वर्तमान समय में यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी 2025 ही चल रहा है। तो आपको टीबी से संबंधित जो और भी पॉइंट हैं इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NTEP।
Since 2020, RNTCP was renamed NTEP with a vision to eliminate TB by 2025. 2020 से RNTCP को NTEP नाम दिया गया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the first line drug used in MDR TB, multi drug resistance TB treatment? MDR TB के इलाज में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? INH, RMP, बेडाक्विलिन, पायराजिनामाइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बेडाक्विलिन। Bedaquiline is a newer anti-TB drug used in MDR TB regimen under NTEP. Bedaquiline NTEP के अंतर्गत MDR TB के इलाज में प्रयोग की जाने वाली एक नई दवा है।